हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं द हिंदू में आया हुआ एक आर्टिकल जो ये बोलता है व्हाई इज द इंडियन रुपी फॉलिंग। अब इंडियन रुपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडियन रुपी सबसे डेप्रिशिएटिंग करेंसी मानी गई है ईयर 2026 के स्टार्टिंग से, जो 6% तक गिर चुकी है, यानी कि डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम यहां पर यह जानते हैं कि इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन होती है, हाउ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज एक्चुअली इंपैक्टिंग द इंडियन रुपी। नाउ यहां पर लिखा हुआ है द एक्सपोर्ट ब्रिंग्स मनी इन। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर है जो सामान बाहर एक्सपोर्ट करता है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि यूएसए में वो सामान बेचता है। अब अगर यूएसए का कोई इंडिविजुअल या कोई भी दुकानदार सामान खरीदेगा इंडिया से, तो वो पेमेंट हमें कैसे करेगा? वो हमें पेमेंट डॉलर्स में कर देगा। जो डॉलर में मुझे पेमेंट मिला, मैं उसको कन्वर्ट करवा लूंगा रुपीस में। अब इससे हमारी कंट्री पर क्या फर्क पड़ रहा है कि हमारी कंट्री को डॉलर्स मिल गए और जो है रुपी में मैंने उसको कन्वर्ट करवा लिया, तो डॉलर्स मेरे पास आ गए एक तरीके से। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, इंपोर्ट सेंड्स मनी आउट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया ओवरऑल अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जितना भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसकी सारी पेमेंट हम डॉलर्स में करते हैं। अब हमारी करेंसी क्या है? रुपी। तो हम पहले रुपी को कन्वर्ट करवाएंगे डॉलर में और उसके बाद जो है वो हम पेमेंट करेंगे जो क्रूड ऑयल हमें बेचता है। यहां पर आपको क्या समझना है कि जो भी चीज ज्यादा होगी उतना ही तरीके से रुपी जो है वो इंपैक्ट होगा। अगर मैं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं तो मेरे पास डॉलर ज्यादा आएगा और उसको मैं कन्वर्ट करवा लूंगा रुपी में। तो इससे रुपी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि अगर सभी लोगों को इंडियन गुड्स चाहिए तो हम लोग पेमेंट किस में लेते हैं? रुपी में लेते हैं। तो सब लोग अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाकर रुपी में हमें देंगे, तो रुपी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्रूड ऑयल जो है हम खरीदते हैं, तो क्रूड ऑयल की ओवरऑल वर्ल्ड में डिमांड है। तो सभी लोग क्या करते हैं? क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए अपनी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो डॉलर की डिमांड इन जनरल ज्यादा रहती है, तो इस वजह से डॉलर की वैल्यू ऊपर बढ़ती रहती है। यहां पर आपको क्या समझना है कि इंडिया में जो इंपोर्ट्स हैं वो रिलेटिवली ज्यादा हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं। दैट इज वाई इट्स अ सिचुएशन कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया में मर्चेंडाइजी ट्रेड डेफिसिट होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज पुटिंग अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रुपी। यानी कि $1 खरीदने के लिए अब मुझे और रुपी जो है वो खर्चने पड़ेंगे या फिर देने पड़ेंगे। यहां पर आपको एक चीज जो समझनी है कि इंडिया की हालत इतनी भी खराब नहीं है जितनी हम जनरली सोचते हैं। इंडिया मर्चेंडाइजी ट्रेड डेफिसिट्स में आता है, मतलब कि जो भी विजिबल गुड्स होते हैं, जो दिखते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, उसमें इंडिया डेफिसिट में है। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब ये होता है कि जो जनरली चीजें देखी नहीं जाती लेकिन इंडिया उसमें किंग माना गया है, जैसे कि सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया उसका नेट एक्सपोर्टर रहा है। तो यूएसए की जो कंपनीज हैं या फिर यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो इंडियन सॉफ्टवेयर्स को अगर यूज करती हैं तो वो हमें पेमेंट यूरो या डॉलर्स में देती हैं। तो कई हद तक ये पेमेंट्स, हमारा जो मर्चेंडाइजी ट्रेड डेफिसिट है, ये थोड़ा बहुत कम हो जाता है क्योंकि इंडिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किंग माना गया है। सो ये एक फैक्टर है कि इंडियन रुपी कैसे इंपैक्ट हो रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। नाउ व्हाई द इंडियन रुपी इज वीकनिंग, यहां पर आप ये देखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट इंक्रीजेस डिमांड फॉर रुपी। ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो जब भी ट्रेड डेफिसिट होगा, यानी कि मैं इंपोर्ट ज्यादा करूंगा, तो आई विल बी यूजिंग रुपी टू कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी। तो एक तरीके से मैं रुपी की सप्लाई मार्केट में बढ़ा रहा हूं, है ना। लेकिन रुपी की डिमांड मार्केट में नहीं है। क्यों? रुपी की डिमांड तब होती है जब इंडिया से सामान लोगों को चाहिए। पर इंडिया तो ज्यादा कुछ ऐसा बना नहीं रहा है कि भाई इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा हो। अगर एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न, मैं इंडिया के एक्सपोर्ट नंबर देखूं तो करीबन $800 बिलियन के आसपास है। वहीं मैं अगर चाइना के नंबर देखूंगा तो चाइना के एक्सपोर्ट्स करीबन $2.1 ट्रिलियन से ज्यादा है।
सो ये एक फर्क है, क्योंकि चाइना इज अ फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। फिर ट्रेड डेफिसिट कीप्स रुपी अंडर प्रेशर। बार बार जब हम चीजें खरीदते रहते हैं, इट कीप्स ब्रिंगिंग अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रुपी। और जैसे जैसे प्रेशर रुपी पर डाउनवर्ड आता चला जाएगा, वैसे वैसे जो है वो इंडियन करेंसी विल बिकम दी वन ऑफ दी वर्स्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। कैपिटल फ्लोज अफेक्ट दी रुपीज स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में कैपिटल फ्लोज भी बहुत ज्यादा होते हैं। कैपिटल फ्लोज को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इंडिया में लोग इन्वेस्ट करने आते हैं। वैसे बाहर की कोई कंपनी, मान लीजिए अमेजॉन है, अगर अमेजॉन आता है, अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करता है, यहाँ के लोगों को हायर करता है, यहीं से कुछ सामान खरीद लेता है और यहीं के लोगों को नौकरियां देता है, तो वो एफडीआई माना जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट, मतलब ये मान के चलिए कि बिजनेस करने के लिए आया हुआ है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये टेम्पररी फ्लोज माने जाते हैं इंडिया में, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इक्विटी। जो भी ये पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा लेकर आया जाता है, वो इन्वेस्ट करा जाता है हमारी कंट्री के स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में। तो ये लोग जो हैं, ये क्विक प्रॉफिट कमाकर निकलना चाहते हैं। अगर इनको किसी भी मार्केट में अट्रैक्शन नजर आता है कि भाई कम मार्केट की वैल्यूएशन कम है, तो उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी यहां पर हो क्या रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज हमें नजर आती हैं। सबसे पहली इनकंसिस्टेंसी ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है, और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको भी रिसेंटली बढ़ाया गया है। ये जो टैक्स मैं बता रहा हूं, ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। ये डायरेक्ट आपके प्रॉफिट पे ही लगाया जाता है। तो उस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट बहुत कम अट्रैक्टिव नजर आ रही है, एंड दैट इज वाई वो इंडिया में से $11 बिलियन से ज्यादा निकाल चुके हैं 2026 में। अब क्योंकि इतना पैसा वो डॉलर्स, जो पैसा वो लेकर आते हैं वो डॉलर्स में लेकर आते हैं, उसको रुपी में कन्वर्ट करवाते हैं, और वो पैसा स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट होता है। लेकिन उनको अगर लगता है कि यार इंडियन स्टॉक मार्केट अब इतनी ज्यादा हमें अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, तो वो क्या करेंगे, वो उस पैसे को वापस से डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे और अपना पैसा लेके वापस चला जाएंगे। तो आउटफ्लोज जो हैं वो डॉलर के ही रूप में हो रहे हैं। तो अब जब आप रुपी को बेचकर डॉलर खरीदोगे, तो क्या होगा, रुपी की सप्लाई बढ़ा रहे हो और डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हो, उसकी वजह से रुपी में डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब आपको यहां पर और क्या समझना है कि मैंने बोला इनकंसिस्टेंसी। व्हाई इनकंसिस्टेंसी? एक तो हमारी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एजेंडा बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लेकर आया गया था कि इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे लेकर चलेगा। लेकिन जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात आती है, तो आप उन लोगों को बिल्कुल भी जो है वो कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो दैट इज वाई आज आज की अगर आप न्यूज देखोगे 26 मई 2026 की, कि ताइवान जो है वो इंडिया की स्टॉक मार्केट को ओवरटेक कर चुकी है, क्योंकि उनको वहां की मार्केट जो है वो रिलेटिवली अट्रैक्टिव लग रही है। तो जहां पर भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जाते हैं, वहीं की ही मार्केट को बड़ा बना देते हैं। फैक्टर्स बिहाइंड रीसेंट डेप्रिसिएशन। तो जब भी आपको नजर आएगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, जैसे कि ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट 28 फरवरी से चल रहा है, तो इस समय की वजह से आपको नजर आएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। अगर मैं 27 फरवरी का क्रूड ऑयल का प्राइस देखूं, तो वो $65 पर बैरल था। अगर मैं आज का आपको पर बैरल प्राइस बताऊं, तो इट इज अराउंड $98 पर बैरल। यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 30% से ज्यादा का जंप हमें देखने को मिला है। तो अब इंडिया के लिए क्या होगा, इंडिया 5 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता है, एंड ओवरऑल पूरे साल में 1.4 बिलियन बैरल्स के आसपास इंपोर्ट करता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ बैरल सेम भी इंपोर्ट करूं, तो मेरा जो क्रूड ऑयल का बिल है वो 30% से ज्यादा जंप मार जाएगा। सो आप समझ रहे कि अब मुझे और रुपीस खर्चने पड़ रहे हैं, चाहे मैं सेम अमाउंट ऑफ ऑयल मंगवा रहा हूं, विच इज अगेन पुटिंग अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रुपी। नाउ यहां पर एक रोल आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर सकता है? देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट में
रुपी की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है ये आप लोगों को अभी तक समझ आ चुका है कि अगर रुपी को आप मार्केट में बेचोगे और डॉलर खरीदोगे तो रुपी की सप्लाई बढ़ी, डॉलर की डिमांड बढ़ी। जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसका प्राइस रिलेटिवली लेस हो जाता है, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस रिलेटिवली बढ़ जाता है। अगर इंडियन रुपी को हमें अप्रिशिएट करना हो आर्टिफिशियली, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर करता है, वो कैसे करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। जैसे अगर मैं मार्च 2026 का डेटा देखूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 650 बिलियन डॉलर से ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो कभी कभार रुपी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर्स को मार्केट में सेल करता है और उन्हीं डॉलर से वो रुपी खरीद लेता है। तो आप आर्टिफिशियली रुपी की डिमांड जो है वो बढ़ा रहे हो, आप आर्टिफिशियली रुपी की डिमांड बढ़ा रहे हो। तो इस वजह से ऐसा होता है कि जैसे रुपी जो है उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले मान लीजिए कि 96.4 है, तो अगले दिन जो रुपी करेंसी मार्केट में जब वो खुलेगा तो वो शायद 95.8 हो जाएगी, 60 पैसा रुपी बढ़ जाएगा। तो ये कभी कभार करा जाता है जिससे कि हम रुपी की वैल्यू को एक स्टेबलाइज कर सकें। तो ये पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए जब हम रुपी या डॉलर या ये इतना जो डेप्रिशिएट हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन हमें ये नजर आया कि एक तो हम मर्चेंडाइजी ट्रेड डेफिसिट में हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इस वजह से रुपी के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर है। दूसरा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगती है क्योंकि इंडियन मार्केट में पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है। आप एक तरफ कहते हो कि हमारे यहां पर आकर बिजनेस करो, आप दूसरी तरफ यहां पर टैक्स लगाकर बैठे हुए हो, स्टॉक मार्केट को आपने अनअट्रैक्टिव बना दिया है। तीसरी चीज, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान, इजराइल और यूएसए की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और बाकी सारी बेसिक कमोडिटीज में भी बहुत बड़ा जंप आया है। अगर वो कमोडिटी मैं इंपोर्ट करता हूं तो वो मेरे लिए इंपोर्ट बिल ज्यादा होगा। इट मींस आई हैव टू सेल मोर रुपीज टू बाय द सेम डॉलर। तो सिंपल सी बात है, आप बार बार रुपी को बेचोगे, डॉलर को खरीदोगे तो क्या होगा? रुपी की वैल्यू और गिर जाएगी। सो इट इज लाइक अ डबल वैमी, ये डबल एजेड सोर्ड है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कि मुझे डॉलर डॉलर तो मुझे अब ये मान के चलिए कि पहले मैं 90 रुपए दे रहा था एक डॉलर को खरीदने के लिए, अब मैं 96 रुपीज दे रहा हूं। तो क्रूड ऑयल का भी प्राइस बढ़ गया, पहले मैं एक बैरल को खरीदने के लिए $65 दे रहा था, अब मैं $95 दे रहा हूं, तो मुझे उसके लिए भी अब और डॉलर चाहिए। तो इसका जो सल्यूशन है, सल्यूशन यहां पर बेसिकली बस यही है कि आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को किसी ना किसी तरीके से मैनेज करो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में वो अपना पैसा लगाएं, वो इन्वेस्ट करें। सेकेंडली, आप जो वो उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है उसको कम करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, सो दैट मार्केट जो है वो उसको चीयर कर सके। एंड हमें अपने आप की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको रिलेटिवली कम करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा कि भाई चाइना में पेट्रोल का प्राइस अराउंड 130-140 रुपीस पर लीटर, पर वहां पर 90% के आसपास जो गाड़ियां हैं वो ईवी पे चलती हैं। इंडिया में अगर आप ईवी मार्केट देखोगे तो रोड पर आप 15% 20% के आसपास ईवीज को देखते हो। तो इस वजह से यहां पर हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी अपनी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सो वी नीड टू रिड्यूस आर इंपोर्ट डिपेंडेंसी व्हेन इट कम्स टू ऑयल। वैसे इंडिया बहुत और चीजें भी जो है वो इंपोर्ट करता है, जैसे कि एडिबल ऑयल, जैसे कि गोल्ड। तो इस पिछले साल भी आप ये देखोगे कि हमारी कंट्री ने $75 बिलियन का जो है वो गोल्ड इंपोर्ट करा है। तो तभी द प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली सेइंग कि भाई आप गोल्ड कम खरीदें, आप फॉरेन ट्रिप्स पर कम जाएं, और जब आप ये सारी चीजें कम करोगे तो ओवरऑल आपको एक फंडामेंटल, एक मैक्रो फंडामेंटल जो है वो इम्पैक्ट जो है वो यहां पर नजर आएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।